हेलो स्टूडेंट। आज नाइन्थ क्लास के अंतर्गत हम लोग नाइन्थ क्लास के अंतर्गत इतिहास का अध्याय 1 देख रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे फ्रांसीसी क्रांति। हमने इसके पहले 2 ऑनलाइन क्लास किए हैं जिसके अंतर्गत पहला नंबर की फ्रांस की क्रांति के लिए क्या पृष्ठभूमि तैयार करना है, जिससे कि आपको न केवल नाइन्थ क्लास में ज्ञान मिले बल्कि 10th क्लास में जो यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ पर आपको मदद मिलेगा। दूसरा नंबर की हमने जो पिछले ऑनलाइन क्लास लिया था उसके अंतर्गत यह बताने का प्रयास किया था कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि तत्कालीन फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, तत्कालीन फ्रांस में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी तथा तत्कालीन फ्रांस में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। और उस समय यूरोप में जो एक नया वर्ग आ रहा था जिसे हम लोग मध्य वर्ग के नाम से जानते हैं, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया तथा उनकी उन्नत विचारधारा को जो उदारवाद के नाम से जानी जाती है उसके विषय में बात किया था। यहाँ पर वहीं से हम प्रारंभ करेंगे जो कि लास्ट तत्कालिक कारण था और 5 मई सन 1789 की घटना से हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्योंकि यही से उस दिन जो फ्रांस के क्रांति के लिए तत्कालीन कारण था वहीं पर हम छोड़ करके गए थे और वहीं से आज हम प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में आप लोगों को मेरे पढ़ाने से क्या लाभ मिल रहा है, क्योंकि देखिए आपके विषय में हम जानते ज़्यादा नहीं हैं और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो कितना इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इसके लिए हम कुछ प्रश्न दे देते हैं उसको ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जिसके माध्यम से मैं चेक कर सकूं कि नहीं आपने बिना देखे या बिना पुनः वीडियो को देखे आपने इसको सॉल्व किया है। आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? अगर नंबर 2 की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी? चौथे प्रश्न की बात करें तो सीमित राजतंत्र का देश किसे कहा जाता है? सीमित राजतंत्र का देश किसे कहा जाता है? उसके बाद रक्तहीन क्रांति, इसको गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं, दोनों नाम यहाँ पर लिख देते हैं। गौरवपूर्ण क्रांति कब और कहाँ हुआ? उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली का विकास किस देश में हुआ? संसदीय शासन प्रणाली का विकास
कब और किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? 7वां प्रश्न है कि 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग क्यों आहूत किया गया था? 5 मई सन 1789 ईस्वी का स्टेटस जनरल की बैठक क्यों आहूत किया गया था? आहूत किया गया था। उसके बाद है प्रश्न 8वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, फ्रांस का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति में देखा गया? 9 क्वेश्चन होगा। 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन 9 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन क्वेश्चनों का आंसर एक ही वर्ड में आएगा, और आप लोग प्रश्न आपके सामने हैं, प्रश्न वहाँ पर भी देखेंगे तो इसको पिक भी ले सकते हैं। इसके पहले वाले 2 प्रश्न को डिलीट करके यहाँ पर 8वां और 9वें नंबर का क्वेश्चन लाए हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो शायद हो सकता है कि कैमरे के में ना आए, यही कारण है कि ऊपर लिखने का प्रयास किया। ये 10 क्वेश्चन को सीरियल वाइज आप लोग ऐसा कीजिएगा कि नंबर 1 उसका आंसर क्या है, नंबर 2 उसका आंसर क्या है, आप लोग लिख करके सेंड करने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं भी जान सकूं, कि मैं फीडबैक चेक कर सकूं कि आप लोग मेरे पढ़ाने से कितना लाभान्वित हो रहे हैं। तथा मैंने नोट्स नहीं भेजा है और ना ही नोट्स दूंगा, तो आखिर आप लोग पेन पेपर लेकर के पढ़ रहे हैं अथवा नहीं पढ़ रहे हैं, इसको जानने का यही एक तरीका है कि आप कमेंट में इन 9 क्वेश्चन जो दिए हैं, इन 9 क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इन 9 क्वेश्चन को दिए हैं, और ये क्वेश्चन वही हैं जो कि आपको न केवल 9th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि यह क्वेश्चन 10th क्लास में कभी न कभी पूछा गया है। अगर हम कहें फ्रांसीसी क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी, यह भी पूछा गया है। सीमित राजतंत्र का देश किसे कहा जाता है, यह भी पूछा गया है। रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति जिसको कहते हैं, कब और कहाँ हुआ, यह भी पूछा गया है। संसदीय शासन प्रणाली का विकास कब और किस देश में हुआ, इस प्रश्न को नहीं हाई स्कूल के बोर्ड की परीक्षा में पूछा नहीं गया है, ये नॉलेज के लिए है। तथा 5 मई सन 1789 ईस्वी का स्टेटस जनरल की बैठक क्यों आहूत किया गया, तो यह 10th क्लास में यह भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 9th क्लास के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से 9 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम जान सके कि आप लोग कितना लाभान्वित हो रहे हैं। हमने कहा अभी कि जहां पर पिछले क्लास के अंतर्गत हमने चर्चा किया था 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग क्यों आहूत किया गया था, तो स्टेटस जनरल की मीटिंग करों में वृद्धि करने के लिए किया गया था। करों में वृद्धि करने के लिए 5 मई सन 1789 में स्टेटस जनरल की मीटिंग
मीटिंग नए करों सन 5 मई सन 1789 में स्टेटस जनरल की मीटिंग नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आहूत किया गया था। तो यह मीटिंग जो आहूत किया गया था, तत्कालीन फ्रांस की जो आर्थिक दशा थी वह बिल्कुल ही बिगड़ चुकी थी और यही कारण है कि राज्य के सामान्य कार्य भी संभव नहीं था। और यही कारण है कि लुई 16वें को यह स्पष्ट रूप से ज्ञान हो गया कि नए करों में वृद्धि किए बिना राजकोष जो खाली पड़ा है उसमें हम संसाधन को यानी कि मुद्रा को हम नहीं जुटा सकते हैं। और यही कारण है कि 5 मई सन 1789 को बरसाए के आलीशान भवन में मीटिंग को आहूत किया गया। होता क्या है वहाँ पर, यहीं से प्रारंभ करने के लिए मैं बात किया था कि वहाँ पर होता क्या है कि तीनों स्टेट यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट जो फ्रांस में सामाजिक अधिकार को व्यक्त करने वाला स्टेट था, यानी देखिए भारत में भी इस प्रकार के वर्ग आधारित समाज प्राचीन काल में और आज भी देखने को मिलता है। अगर प्राचीन काल में हमें भारत की अगर बात किया जाए तो जाति या वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि नंबर 1 पर यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पहले पावदान पर जो आता है, जो महत्वपूर्ण है वह है क्या, कौन है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। दूसरे स्थान पर कौन है, क्षत्रिय है। तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पर वैश्य है। और चौथे स्थान पर कौन है, तो शूद्र है। तो भारत में भी इस प्रकार का सामाजिक व्यवस्था हमें प्राचीन काल में देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में भी समाज वर्ग आधारित समाज था और वर्ग आधारित समाज के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट थे। जब 5 मई सन 1789 ईस्वी को स्टेटस जनरल की मीटिंग आहूत किया गया तो उसमें प्रत्येक स्टेट के यानी प्रथम स्टेट की बात करें, यह राजा है, क्या है, क्योंकि यह राजा है और प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट ये बेंचे लगा हुआ है, यानी प्रथम स्टेट के लिए और द्वितीय स्टेट के लिए यहाँ पर लिख देते हैं स्टेट। लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है, वह क्या है, बेंच के पीछे खड़े हुए हैं। यह तृतीय स्टेट के लोग हैं, यह थर्ड स्टेट के लोग हैं। प्रत्येक स्टेट यानी प्रथम स्टेट से 300 प्रतिनिधि स्टेटस जनरल की बैठक में शामिल होता है, द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जबकि तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं वह 600 प्रतिनिधि इस स्टेटस जनरल की बैठक में शामिल होते हैं। अगर हम कहें तो स्टेटस जनरल की मीटिंग जो 5 मई सन 1789 को आहूत किया गया था, तो मैंने पिछले क्लास के अंतर्गत आप लोगों को बता रखा था कि वहाँ के जो राजा था वह स्टेटस जनरल की मीटिंग को कितना महत्व देता था। इससे बात पता चलता है कि इससे पहले यानी कि 5 मई सन 1789 से पहले वहाँ पर 1614 में स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी और यह जो मीटिंग हो रहा था वह 175 वर्ष के बाद हो रहा था। और इसके अधीन देखिए कि प्रथम स्टेट को कोई है, प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट दोनों ही क्या हैं, विशेषाधिकार प्राप्त ग्रुप हैं, वर्ग हैं। और तीसरे स्टेट जो है वह किसी भी प्रकार के उसके पास विशेषाधिकार नहीं है। अगर हम प्रथम स्टेट की बात करें तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट यह दोनों ही स्टेट कर नहीं देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं देते हैं। यही नहीं, ये दोनों स्टेट के पास क्या है, विशेषाधिकार है,
विशेषाधिकार है जो जन्मतः प्राप्त है। यानी प्रथम स्टेट में कोई जन्म लिया तो उसको उस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। यदि सेकेंड स्टेट यानी द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कोई जन्म लिया तो उसको उस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त हो जाएंगे। और यह दोनों ही वर्ग क्या है, वह कर देने से छूट प्राप्त वर्ग है। इनको कर देने की आवश्यकता नहीं है। केवल कर कौन देता है, तीसरा स्टेट देते हैं। और अभी हमने कहा कि 5 मई सन 1789 की बैठक को आहूत क्यों किया गया था, तो नए करों के प्रस्ताव में अनुमोदन हेतु किया गया था। यह तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे वह 600 प्रतिनिधि शामिल हुए और 40,000 शिकायती पत्रों के साथ शामिल हुए थे। उनके हाथ में 40,000 पत्र जो वहाँ के तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा जो दिए गए थे, किसानों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो भी दिया गया था, उसकी एक सूची बना करके तीसरे स्टेट के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, यानी कि स्टेटस जनरल की मीटिंग में पहुँचे थे। सबसे बड़ी खासियत है, जरा देखिए कि यह कैसा समाज है जहाँ पर स्टेटस जनरल की मीटिंग स्थल है, वहाँ पर कुछ वर्गों को जाना निषेध कर दिया गया है। वह कौन से वर्ग हैं, तो किसान हैं, मजदूर हैं तथा औरतें हैं, औरत है चाहे स्त्री कह सकते हैं। यह 3 जो वर्ग है, किसान, मजदूर तथा स्त्री, उनको सभा स्थल में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु बहस होता है और बहस करने के बाद वहाँ पर उसके लिए मतदान करने की व्यवस्था लागू की जाती है। मतदान जो वहाँ पर होने वाला था, वह जो परंपरागत मतदान की पद्धति थी उसी के अनुसार मतदान की प्रक्रिया संचालित करने के लिए लुई 16 में प्रतिबद्ध था। यानी क्या था, यानी कि प्रथम स्टेट 1 मत देगा, द्वितीय स्टेट 1 मत देगा और तृतीय स्टेट 1 मत देगा। हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि हम जानते हैं कि यह प्रथम स्टेट कर नहीं देता है। अगर द्वितीय स्टेट की बात करें तो द्वितीय स्टेट भी कर नहीं देता है। तो जो नए करों में प्रस्ताव के लिए यह स्टेटस जनरल की मीटिंग को आहूत किया गया है, तो यह दोनों वर्ग पर कोई प्रभाव नए कर के अनुमोदन से नहीं होता है। कि कौन प्रभावित होता है, तो यह केवल और केवल तीसरा स्टेट प्रभावित होता है, क्योंकि कर तो वही देता है। चाहे कर के रूप में जो टाइल की बात करें, चाहे टाइट की बात करें, चाहे सामंती कर की बात करें, चाहे अप्रत्यक्ष कर की बात करें, तमाम तरह के जितने भी कर हैं वह तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जाता है। और यही कारण है कि जो नए करों में प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जो जब जनरल स्टेटस जनरल की मीटिंग को आहूत किया गया है, तो यह नए कर जो लगेंगे उससे इफेक्टिव कौन होगा, तो यह तीसरा वर्ग ही होगा। तीसरे वर्ग की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जितने भी शिक्षित लोग थे वह तीसरे वर्ग के अंतर्गत थे। यानी सभी लोग क्या थे, शिक्षित थे और संपन्न थे, जो कि तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन मतदान की प्रणाली को लेकर के स्टेटस जनरल की मीटिंग में बहस हो गया, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोग चाहते थे कि रूसों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो बातें कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि 1 मत दे, अगर इस व्यवस्था को लागू किया जाता तो तृतीय स्टेट के पास 600 मत होते, क्योंकि उसके 600 प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे और ये 600, इस तरह से नए कर का प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं हो सकता था। और यही कारण है कि लुई 16वें के द्वारा जो तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा एक व्यक्ति और एक प्रतिनिधि और 1 मत की जो मांग किया जा रहा था उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके चलते तीसरे स्टेट के लोग स्टेटस जनरल की मीटिंग को बीच में छोड़कर ही चले गए। लेकिन अब दूसरी घटना क्या घटित होता है, दूसरी घटना यहाँ पर घटित होता है कि 20 जून सन 1789 को जब स्टेटस जनरल के लोग वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं और वे
स्पष्ट करते हैं कि तीसरा स्टेट ही जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है तथा यह भी घोषणा करते हैं कि यह नेशनल असेंबली तब तक से स्थगित नहीं की जाएगी जब तक से कि राजा की शक्तियों को सीमित करने वाले संविधान को पारित नहीं कर दिया जाता है। इस प्रकार से तीसरे स्टेट के द्वारा जो नेशनल असेंबली की घोषणा किया जाता है और संविधान निर्माण की बात कही जाती है तो पूरे फ्रांस में क्रांति प्रारंभ हो जाती है। यह देखा जाता है कि न केवल शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह सूचना मिलता है कि जितने भी जमींदार हैं, जितने भी सामंत हैं, वह लठैतों और डकैतों को खड़ी फसल में आग लगाने के लिए भेज दिए हैं। और इस तरह से वहाँ फ्रांस की सामान्य जनता कुदाल को लेकर के, बेल्चों को लेकर के वह जमींदारों के ऊपर आक्रमण करने लगी, गोदामों में आग लगाना प्रारंभ कर दी, जिसके चलते जमींदार या तो अपने देश छोड़ करके भाग गए, किसी पड़ोसी देश में चले गए या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। इसी बीच 14 जुलाई की घटना घटती है। 14 जुलाई सन 1789 की घटना घटती है और वहाँ पर इसी प्रकार की पेरिस में अफवाहन सूचना मिलती है, लोगों को अफवाहन सूचना मिलती है कि राजा लुई 16वें के द्वारा सैनिक को भेजा गया है निहत्थी जनता पर गोली चलाने के लिए, जिसके चलते पेरिस की जनता अत्यंत ही क्रोधित हो जाती है और वहाँ टेनिस कोर्ट में एकत्रित होती है और टेनिस कोर्ट में एकत्रित होने के बाद सरकारी इमारतों पर हमला बोल देती है। इसी क्रम में वह पेरिस शहर के पूर्वी छोर पर अवस्थित वह बास्तिल किला पहुंचती है। कौन सी किला पहुंचती है? बास्तिल किला पहुंचती है और बास्तिल किला के अंतर्गत जो जेल है उसको नेस्तनाबूद कर देती है। इससे संबंधित हम तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है हम पिछले क्लास में दे चुके हैं। इस तरह से पूरा फ्रांस क्या हो जाता है? आंदोलित हो जाता है। इस आंदोलन का परिणाम यह होता है कि पूरे जब फ्रांस में आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तो लुई 16वें यह समझ जाता है कि अब नेशनल असेंबली को मान्यता दिए बिना काम नहीं चलेगा। और इस तरह से जब तीसरे स्टेट के लोग जो नेशनल असेंबली की घोषणा करते हैं, लुई 16वें उसको मान्यता दे देता है। और इस तरह से 4 अगस्त सन 1789 को 4 अगस्त 1789 को कर्तव्यों, करों और बंधनों वाली सामंती शासन व्यवस्था को उन्मूलित कर दिया जाता है तथा यही नहीं, चर्च के भी विशेषाधिकार छोड़ने पर विवश किया जाता है, धार्मिक कर को समाप्त कर दिया जाता है और इस तरह से पादरी वर्ग के पास जितनी भी संपत्ति है उसको जब्त कर लिया जाता है। इसके कारण फ्रांस को तत्कालीन नेशनल असेंबली को 20 अरब लिब्रे का लाभ होता है। हमने कहा था कि लिब्रे क्या है? फ्रांस की प्राचीन मुद्रा का नाम है। फ्रांस की प्राचीन मुद्रा का नाम है। लिब्रे के स्थान पर बाद में फ्रैंक को अपनाया गया, लेकिन वर्तमान समय में यूरोपीय संघ के अंतर्गत फ्रांस शामिल है और यूरोपीय संघ के द्वारा एक विशेष प्रकार की मुद्रा को अपनाया गया है जिसको हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। यानी कि तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो है। और उस समय प्राचीन जब फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस की मुद्रा कौन सी? लिब्रे थी। यानी यहाँ पर देखिए कि 4 अगस्त सन 1789 को नेशनल असेंबली के द्वारा करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। यही नहीं, पादरी वर्ग के पास जितने भी विशेषाधिकार है उसे छोड़ने के लिए विवश किया जाता है तथा उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और इस तरह से फ्रांस को 20 अरब लिब्रे का लाभ होता है। 20 अरब लिब्रे संपत्ति जमा हो जाती है। और आपको याद होगा कि फ्रांस पहले 2 अरब लिब्रे का कर्जदार था, लेकिन सप्तवर्षीय युद्ध की बात करें, चाहे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध की बात करें, चाहे अमेरिका के 13 उपनिवेशों की आज़ादी की बात करें, उसमें व्यस्त होने के कारण तथा लुई 16वें तथा उसकी रानी मैडम
एंटोनेट के द्वारा जो फिजूल खर्ची हो रही थी, शानो शौकत के अंतर्गत जो फिजूल खर्ची हो रही थी, उसके कारण 10 अरब लिबरे का और भी कर्ज हो गया। और कर्जदाता क्या मांग रहे थे? सभी करों पर 10% का ब्याज मांग रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखिए कि नेशनल असेंबली के द्वारा जब चर्च की संपत्ति को जब्त किया जाता है, उससे 20 अरब लिबरे नेशनल असेंबली के पास आ जाते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसी घटनाक्रम के अंतर्गत नेशनल असेंबली को चूंकि लुई 16वें के द्वारा मान्यता दे दिया गया है, और नेशनल असेंबली सन 1791 को 91 ईस्वी को फ्रांस की संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो फ्रांस का संविधान जो 1791 में आता है, तो फ्रांस किस प्रकार का देश बन जाता है, तो उसे हम लोग संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानते हैं। संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानते हैं, यानी राजतंत्र ही होगा, राजा ही केंद्र में होगा, लेकिन राजा किसके नियंत्रण में रहेगा? तो संविधान के प्रावधानों के नियंत्रण में रहेगा। इसी को हम लोग सीमित राजतंत्र के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग सीमित राजतंत्र के नाम से भी जानते हैं। और ब्रिटेन के विषय में कहा जाता है कि ब्रिटेन को सीमित राजतंत्र का देश कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस यहाँ पर क्या बन जाता है, इसके बाद कौन सी परिस्थितियाँ घटेगी उसकी मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है और राजा अभी भी केंद्र में है, लेकिन उस पर नियंत्रण करने वाली एक संवैधानिक संस्था का निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है उसको देखते हैं कि अब फ्रांस में क्या व्यवस्था किया जाता है, यानी कि जो फ्रांसीसी संविधान लाया जाता है, तो फ्रांसीसी संविधान के अंतर्गत किस प्रकार की सरकार का निर्माण होगा उसके विषय में बताया गया है। कि वहाँ पर मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के विषय में हमने पहले भी कह चुके हैं कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत शक्ति पृथकीकरण, शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया, और उसके अंतर्गत यह व्यवस्था किया था कि प्रशासन के 3 अंग होने चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये तीनों अंग क्या होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए, आपस में उनमें कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से जो फ्रांस के लिए संविधान लाया जाता है उसमें इस तरह की व्यवस्था किया जाता है। आपके किताब में भी इस प्रकार का बनाकर एक डायग्राम बनाकर पढ़ाने की कोशिश किया होगा। मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ कि न्यायाधीश या न्यायपालिका यहाँ पर हो गया राजा, जो कार्यपालिका का अंग है, और यहाँ पर हो गई उसकी निर्वाचित सभा की बात करें, नेशनल असेंबली। अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो सक्रिय सदस्यों के द्वारा। अभी हम बताते हैं कि सक्रिय सदस्य कौन होते हैं। सक्रिय सदस्यों के द्वारा किया गया। उसके बाद ये सक्रिय सदस्य क्या करते थे? एक निर्वाचक मंडल का गठन करते थे, और निर्वाचक मंडल ही नेशनल असेंबली के सदस्यों की चुनाव करते थे। यानी यहाँ पर स्पष्ट स्थिति है कि यहाँ पर पहले डिफाइन करते हैं कि सक्रिय सदस्य। देखिए, संविधान के अंतर्गत जो मतदान देने वाले हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। एक को सक्रिय सदस्य कहा गया और दूसरे को निष्क्रिय सदस्य कहा गया। सक्रिय सदस्य उसको कहा गया जिसको मत देने का अधिकार था, उसे सक्रिय सदस्य कहा गया, और जिसे मत देने का अधिकार नहीं था उसे निष्क्रिय सदस्य कहा गया। मत देने का अधिकार किसको था? जो 25 वर्ष की उम्र का हो, 25 वर्ष के उम्र का हो तथा 3 दिन की मजदूरी के बराबर, 3 दिन की मजदूरी के बराबर राज्य को कर देता हो। लेकिन सबसे मजबूरी यह थी कि औरतों को, यदि 25 वर्ष की औरत है, कोई स्त्री 25 वर्ष की है तथा राज्य को कर भी देती है,
तो भी उसे मताधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि स्त्रियों को निष्क्रिय नागरिकता प्रदान किया गया था। किस प्रकार की नागरिकता प्रदान किया गया था? निष्क्रिय नागरिकता प्रदान किया गया था। तो यह जो सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय सदस्य न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते थे तथा यह एक निर्वाचक मंडल का चुनाव करते थे, और यह निर्वाचक मंडल नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करती थी। यही नहीं, राजा के द्वारा मंत्रिमंडल का चुनाव किया जाता था, लेकिन यह मंत्रिमंडल किसके द्वारा नियुक्त होती थी? तो यह नेशनल असेंबली के सदस्यों के द्वारा होती थी। और राजा पर नियंत्रण किसका होता था? तो नेशनल असेंबली का नियंत्रण होता था। यानी राजा केवल नाम मात्र का यहाँ रह गया, राजा को केवल कार्यपालिकाई अधिकार ही मिला, क्योंकि जितनी भी विधि बनाने से संबंधित अधिकार थे वह नेशनल असेंबली के पास थे, जो कि जनता के द्वारा, भले ही यहाँ पर सीमित मतदान की व्यवस्था किया गया। मतदान की व्यवस्था देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर क्रांति के पश्चात जो क्रांतिकारियों की जिस प्रकार की मंशा थी, जिस प्रकार की क्रांतिकारियों की उम्मीद था कि हमें किस प्रकार के अधिकार मिलेंगे, लेकिन उस अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया गया। लेकिन फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया गया। संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया गया। इस तरह से प्रशासन जो वहां पर निरंकुश राजतंत्र था, अब किसमें परिवर्तित हो गया? संवैधानिक राजतंत्र के अंतर्गत परिवर्तित हो गया। वहां के संविधान का जो 1791 का जो संविधान लाया गया, 1791 के संविधान में जैसा कि हमने बता रखा है कि जो वहां की फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य नारा है, स्वतंत्रता, समानता तथा प्रतिनिधित्व वाली सरकार, यानी बंधुत्व की बात करता है। तो यहाँ जो फ्रांसीसी संविधान 1791 में जो लाया गया, उसमें नागरिकों की अधिकारों की घोषणा किया गया। हम इस पर चर्चा करेंगे कि इस अधिकार में क्या दोष थे, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जब होता है तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा जो इस प्रकार की अपेक्षाएं थी कि फ्रांस की क्रांति समाप्त होगी तो जो भी शासन व्यवस्था स्थापित होगी उसके अंतर्गत हमारा अधिकार डिफाइन होगा। लेकिन क्या फ्रांसीसी क्रांति से सामान्य जनता को क्या मिलता है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो 1791 में फ्रांस का संविधान लाया गया, उसके अंतर्गत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को शामिल किया गया तथा उसके अंतर्गत जो मानवीय अधिकार थे, यानी समानता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, इन सारे स्वतंत्रताओं को हस्तांतरणीय बनाया गया तथा यह व्यवस्था भी किया गया कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही इन सारी स्वतंत्रताओं का हकदार होगा। राज्य उसे उस स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद फ्रांस की क्रांति का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। फ्रांस की क्रांति का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि फ्रांस की क्रांति 3 चरणों में संपन्न होती हैं। अगर हम बात करें प्रथम चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें और तृतीय चरण की बात करें, तो प्रथम चरण की क्रांति कब होती है? 1789 में। द्वितीय चरण की बात करें कब होती है? तो 1792 में। और तृतीय चरण कब प्रारंभ होता है? 1795 में। यहाँ पर 1789 में जो क्रांति प्रारंभ हुई, यानी कि प्रथम चरण, तो यहाँ पर प्रथम चरण समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1791 में एक संविधान लाया जाता है। फ्रांस क्या बन जाता है? संवैधानिक राजतंत्र बन जाता है, और उसके अंतर्गत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र को लाया जाता है, और उसके अंतर्गत मानवों को कुछ अधिकार को सुनिश्चित किया जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर क्रांति का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि फ्रांस की जनता को सीमित मताधिकार दिया गया,
यानी सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकता में बांट दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 कि स्त्रियों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिया गया। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो भी संविधान लाया जाता है, हम संविधान की बात कर रहे हैं कि जो फ्रांस में संविधान लाया जा रहा है, फ्रांस की संविधान की अगर हम देखें तो फ्रांस की संविधान के अंतर्गत पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लाया जाता है। तो अगर पुरुष यहाँ पर विशेषित कर दिया गया, जो कि फ्रांस में वर्ग आधारित संविधान को लागू कर दिया गया, यानी फ्रांस के संविधान के अंतर्गत समानता का अधिकार तो दिया गया, लेकिन यह कहने के लिए था, बल्कि उसमें कोई जिस प्रकार की व्यवस्था किया गया उस व्यवस्था से समानता के अधिकार इंगित कहीं भी नहीं होता है। यही कारण है कि वहाँ पर एक दूसरी प्रकार की यानी कि क्रांति के लिए प्रथम द्वितीय चरण के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो सामान्य जनता है उस सामान्य जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक स्टेटमेंट है, एक क्रांतिकारी का स्टेटमेंट है कि 1791 में जो संविधान लाया, तो एक क्रांतिकारी है जिसका नाम है जया पॉल मरा, जो एक क्रांतिकारी पत्रकार है, इस पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब जनता का प्रतिनिधित्व कौन बन गया, तो जनता का प्रतिनिधि संपन्न वर्ग बन गया तथा संपन्न वर्ग क्या करने लगा, कानून व्यवस्था में यह अपने पत्रकार था और अपने पत्रिका में जो इस अखबार के लिए संपादन करता था, उस अखबार का भी नाम है लामी द पपल, यानी इसका अर्थ होता है जनता का मित्र। इसके अंतर्गत उसने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 1789 की क्रांति हुआ और उसके बाद 1791 में जब संविधान को लाया गया, तो इसके अंतर्गत जो व्यवस्था किया गया, जनता का प्रतिनिधि कौन बन गया, तो जनता का प्रतिनिधि संपन्न वर्ग बन गया। कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसको मिला, तो यह संपन्न वर्ग को मिला। तो वह कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि जिस प्रकार से फ्रांस की सामान्य जनता ने सामंती व्यवस्था रूपी जुए को अपने कंधे से उतार कर फेंका है, हमें उम्मीद है कि यह भी जुआ जल्द ही उतार कर फेंक देगी। यानी कहने का अर्थ है कि 1791 में जो संवैधानिक प्रावधान किया गया, उससे वहाँ की जनता, जो सामान्य जनता थी, जो गरीब जनता थी, सामान्य जनता, वह नाखुश थी, क्योंकि उन्हें उस प्रकार की अधिकार नहीं मिला, उन्हें उस प्रकार का क्रांति से फायदा नहीं मिला जिस प्रकार की फ्रांसीसी क्रांति से वे लोग उम्मीद रखते थे। और यही कारण है कि फ्रांस में द्वितीय क्रांति का चरण प्रारंभ हो जाता है। यहीं से 1791 के जब संविधान लागू होता है, वहीं से द्वितीय चरण की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। यानी कि हम स्पष्ट रूप से कहें तो फ्रांस की क्रांति के द्वितीय चरण की पृष्ठभूमि कहाँ बन जाती है, जब 1791 में संविधान लाया जाता है और वहाँ पर एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग देखेंगे कि द्वितीय चरण की क्रांति कैसे संपन्न होती है और उसके बाद फ्रांस में क्या परिवर्तन होता है, इसको देखेंगे। और उसके बाद तीसरे चरण के अंतर्गत क्या परिवर्तन होता है, उसको देखने के बाद हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि फ्रांस के संविधान के अंतर्गत जो पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ फ्रांस के संविधान में शामिल किया गया था, उसमें क्या अंतर विरोध है, इसको देखने के बाद फ्रांस का रेवोल्यूशन समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।